हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया गुलाम वंश के बारे में और आज हम जानने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश का शासनकाल कैसे स्टार्ट हुआ और किसने इसका यहाँ पर स्टार्ट किया था खिलजी वंश को। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक यहाँ पर चलता है। ठीक है, ज़्यादा इसका शासनकाल नहीं रहा, मात्र 30 साल तक इसका शासनकाल रहा था। और इसमें जो मेन शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी था, जिसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसके जो वंशज थे, खिलजी वंश के जो संस्थापक थे, वहां से लेकर जो अंतिम शासक था उस तक यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो चलिए बिना समय वाले शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश की यहाँ पर उत्पत्ति यानी कि इस वंश की स्थापना किसने की थी। तो खिलजी वंश की स्थापना यहाँ पर 13 जून 1290 ईस्वी में यहाँ पर स्थापना हुई थी और यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने यहाँ पर करी थी। और इसने यहाँ पर अपनी राजधानी किलखुरी में अपनी राजधानी बनाई। और जो जलालुद्दीन खिलजी था इसकी अपनी मृत्यु हो जाती है 1296 ईस्वी में। मात्र 6 वर्ष तक यहाँ पर यह शासन करता है और 6 वर्ष के शासन के बाद इसकी क्या हो जाती है, यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। अब इसी के बाद, और ये किसकी द्वारा इसकी मृत्यु होती है, जलालुद्दीन की मृत्यु इसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी हत्या करवा दी जाती है और अलाउद्दीन खिलजी खुद राजगद्दी पर बैठ जाता है। दिल्ली की जो राजगद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी बैठ जाता है और यह बैठता है यहाँ पर 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को ये यहाँ पर राजगद्दी पर बैठ जाता है। तो बात करें अलाउद्दीन के जो बचपन का नाम था, तो अलाउद्दीन के बचपन का नाम यहाँ पर आता है, इसको पहले अली भी कहते हैं और गुरसाब भी कहते हैं। ये दो इसके बचपन के नाम है और इसका जन्म हुआ था 1266 ईस्वी में। ठीक है, कहीं कहीं ये 1267 भी आपको मिल जाएगा, लेकिन 1266 अगर ऑप्शन में है तो 66 है, अगर 67 है तो 67 ऑप्शन कर देना है। 1266 से लेकर 1267 तक इसका जन्म माना जाता है। अब ये काफी महत्वपूर्ण यानी काफी इंपोर्टेंट देखा जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये काफी इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं और अधिकतर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसे, देखिए सबसे पहले क्या है, इसने अपनी सेना का निर्माण करना स्टार्ट किया, बनाना किया कि सेना का जो निर्माण था बनाना स्टार्ट किया सेना को। तो उसने एक प्रथा चलाई नगद वेतन देने के लिए। तो सेना को उसने क्या किया, नगद वेतन देना पे स्टार्ट कर दिया। नगर वेतन स्टार्ट कर दिया तो एक स्थायी सेना जो परमानेंटली सेना का यहाँ पर इसने निर्माण कर दिया, जो पूरी तरह से इसके अधीन थी। इसने स्थायी सेना का निर्माण रखा है, नींव रखी। अब इसी के बाद इसके शासन का जितने मुगल वंश थे, शासन जो दिल्ली पे थे, उनकी सबसे विशाल सेना इसी की थी। उन सभी को देखते हो सबसे विशाल सेना इसी की मानी जाती है अलाउद्दीन खिलजी। लगभग 7-8 लाख की सेना थी। और आप जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो 7 लाख की सेना के साथ इसने आक्रमण किया था। तो काफी बड़ी सेना थी अलाउद्दीन खिलजी की। अब इसके बाद इसने एक प्रथा की यहाँ पर स्थापना करी, प्रथा का शुरुआत की, जिसको कहते हैं घोड़ा दागना और सैनिकों के हुलिया लिखने की एक प्रथा का इसने यहाँ पर प्रचलन था, प्रथा का यहाँ पर शुरुआत की। इसी के बाद इसने जो भू राजस्व दर था उसको बढ़ाकर इसने उपज कर यानी कि जो भूमि था उसका जो राजस्व आता था उसको इसने बढ़ाकर 1/2 कर दिया, यानी हाफ कर दिया। जो भी उपज थी यानी जो भी फसल होती है उसका आधा हिस्सा किसान का, आधा हिस्सा इसका होगा। तो इसी के बाद इसने खम्स यानी कि जो युद्ध के द्वारा धन लूटा जाता है, जहां पर यह आक्रमण करता था तो वहां से क्या करता था, धन लूटता था। उस धन को लूटने के बाद इसका जो 1/4 हिस्सा से बढ़ाकर 3/4 हिस्सा इसका कर दिया, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का पहले 1/4 हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसको हटाकर क्या कर दिया, 3/4 हिस्सा को कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसके शासनकाल में कुछ बेईमानी और कुछ व्यापारी थे, वो बेईमानी कर रहे थे। तो इसी को इसने रोक करने के लिए इसने एक आदेश जारी किया। उस आदेश में क्या था कि जो बेईमान व्यापारी थे उनकी बेईमानी को रोकने के लिए इसने उसके शरीर से मांस काट कर लाने के लिए क्या कर दिया, आदेश दे दिया। बेईमान व्यापारियों के शरीर से मांस काटने का आदेश दिया, जिससे उनके अंदर क्या खौफ हो गया और जो
बेईमानी थी वहां पर रुक गई। तो इसने काफी यहाँ पर ये कदम उठाया था। अब इसी के बाद इसने यहाँ पर जो मूल्य निरंतर था, मूल्य निरंतर प्रणाली की दृढ़ता से लागू किया। सॉरी। इसी के बाद इसने क्या किया, दक्षिण भारत की विजय के लिए इसने अपने सेनापति यानी कि मलिक काफूर को भेजा था। और इसी का दिन यादव वंश ने क्या किया, समर्पण भी किया था मलिक काफूर के। और जब ये विजय हो गया, मलिक काफूर के सामने यादव वंश ने क्या किया था, समर्पण किया था। तो यही किया था दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए। अब इसके बाद यहाँ पर इसका था जमीयत खान मस्जिद कैसे निर्माण कराया था, अलग दरवाजा कैसे निर्माण कराया था, सीढ़ी का किला से निर्माण कराया था, हजार खंबा का महल से निर्माण कराया था। यहीं पर बात करें तो अलग दरवाजे को यहाँ पर इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है, अलग दरवाजे को। ठीक है। अब इसी के बाद इसने एक उपाधि धारण की, उपाधि थी यहाँ पर सिकंदर सानी। सिकंदर सानी की उपाधि से धारण करी और यहीं पर एक इसे दीवाने रियासत अपने यहाँ पर मलिक याकूब को बना दिया। मलिक याकूब को इसने दीवाने रियासत बनाया है। इसका मतलब है जो बाजार की देख रेख है, बाजार का जो बुरा जो क्या करता है, जो देख रेख है बाजार की, जो इसके बाजार थे उसकी देख रेख करता था। ठीक है। अब इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी आर्थिक स्थिति को यहाँ पर पुस्तक है उसमें दिखाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी आर्थिक स्थिति की व्यवस्था की जानकारी यहाँ पर जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा दी गई है। और ये किसमें दी गई है, तारीख-ए-फिरोजशाही। तारीख-ए-फिरोजशाही पुस्तक में इसकी जो नीति है उसको बताया गया है, किसके द्वारा, जियाउद्दीन बर्नी। अब इसके यहाँ पर शासन में दो दरबार में कवि थे, उन्होंने कुछ कृति लिखी, दो कृति लिखी, दो तीन कृति जो हुई थी। कौन कौन सी कृति थी, एक था खजानुल फतूह। खजानुल फतूह किसकी कृति है, अमीर खुसरो की कृति है। इसी के बाद रेला, रेला किसकी कृति है, इब्न बतूता। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके राज दरबार में काम करता था, अलाउद्दीन खिलजी के में। तो इब्न बतूता के द्वारा रेला लिखी गई है। और फतूह तालीम जो है इसामी के द्वारा यहाँ पर ये लिखी गई है। इसके बाद इसने दो नए कर चलाए, और दो नए कौन से थे, एक था चराई कर। चराई कर का मतलब है जो दुधारू पशु होते हैं, जो दूध देने वाले पशु है, उस पर ही चराई कर लगाया गया। और उसी के बाद यहाँ पर गड़ी कर। गड़ी कर का मतलब क्या है, जो घर मकानों, घर और झोपड़ी पर इसका जो कर था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पर लगाया गया था। ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों के यहाँ पर 6 आक्रमण होते हैं। और 6 आक्रमण को कैसे, और जिन पर अलाउद्दीन खिलजी ने विजय भी प्राप्त करी थी, कौन कौन सी और किस किस के नेतृत्व में यहाँ पर ये 6 आक्रमण हुए थे। मंगोलों के 6 आक्रमण हुए थे। एक हुआ था 1297 ईस्वी में। 1297 ये कादर खान, जो मंगोल शासक था, कादर खान के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। इसको इसने पराजित कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी के, बताएंगे किस किस लिए। ठीक है। एक था हुआ 1298 में, ये किसके द्वारा, सल्दी के नेतृत्व में। 1299 में कुतुब ख्वाजा के नेतृत्व में। 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में। 1305 ईस्वी में हुआ अली बेग और तुर्ताकी में, अली बेग और तारताकी के नेतृत्व में हुआ था। और लास्ट जो हुआ था 1306 ईस्वी में हुआ था कबक और इकबाल मंद के नेतृत्व में। ये कौन थे, सभी शासक जो थे ये मंगोल शासक थे। इन्होंने ही आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी पर। अलाउद्दीन खिलजी ने इन सभी को पराजित किया था एक एक करके, ऐसे ऐसे। ठीक है। तो इसके उलुग खां इसका भाई था अलाउद्दीन खिलजी का, वो इससे लड़ने गया था, मलिक काफूर था, ये लड़ने गए थे। तो इन्होंने इसको विजय प्राप्त दिलाई अलाउद्दीन खिलजी को। अब इसके बाद क्या हुआ, जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण करे थे अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इसने आक्रमण किए थे। और राजपूतों पर भी इसने आक्रमण किए थे, जिसमें इसे काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन विजय हुआ था। कैसे, अब देखिए 1299 में ये यहाँ पर गुजरात पर एक छापा मारता है, उसमें सफल नहीं होता है। लेकिन 1303 ईस्वी में क्या होता है, ये गुजरात पर अपना अधिकार कर लेता है। इसी के बाद 1301 में रणथंभौर पर यहाँ पर आक्रमण करता है, उसको विजय कर लेता है। इसके बाद जो इसका इंपोर्टेंट आता है, महत्वपूर्ण है, वो 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है।
और चित्तौड़ शासक यहाँ पर राणा रतन सिंह थे, जिसके द्वारा इसका संघर्ष होता है। तो काफी मुश्किल से ये उनको धोखे से मारने में सफल हो जाता है, उनको धोखे से मारता है और चित्तौड़ पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसी के बाद 1305 ईस्वी में क्या करता है, मालवा पर अपना अधिकार कर लेता है। और इसका कारण क्या था, जब ये किसी को राजपूत को नहीं हरा पाता था, इसकी खासियत थी, तो उसको एक धोखे से या उसका कोई सेनापति या किसी को मिला लिया करता था, या कुछ किसी को संधि का संदेश देके उसको धोखे से रात में आक्रमण कर दिया करता था। ये इसकी खासियत थी। इसने कभी कोई भी युद्ध अपनी सामने से नहीं लड़ा, हमेशा धोखे से इसने ये युद्ध लड़े थे और उनको यहाँ पे जीता था। तो इसके बाद 1308 ईस्वी में ये शिवाना पर अपना अधिकार कर लेता है। 1311 में अपन जालौर पर भी क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। जालौर के शासकों पर भी क्या है, धोखे से संधि के माध्यम से बुलाता है और उनको भी यहाँ पर रात में क्या है, संधि के माध्यम से बुला लेकर उसका आक्रमण कर देता है, जिसमें कि यहाँ पर जालौर शासक की मृत्यु हो जाती है, हार जाते पराजित हो जाती है। तो इसने जितने भी युद्ध लड़े धोखे से लड़े और उनको यहाँ पर विजय प्राप्त करी थी। अब इसके बाद 1311 के बाद कुछ वर्ष बाद इसकी 1316 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और दिन था 5 जनवरी 1316 ईस्वी में इसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका पुत्र था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था और ये बैठा है यहाँ पर 1316 ईस्वी में बैठता है राजगद्दी पर। तो ये काफी अय्याश टाइप का जो शासक था मुबारक खिलजी। कैसे, इसको अपने राज दरबार में नग्न पुरुष और स्त्री पसंद थी, उनको नग्न देखना उसको पसंद था, डांस करना उनको पसंद था मुबारक फिरोज को। और कभी कभी क्या करता था अपने शासन में, अपने राज दरबार में ये कभी कभी लेडीज साड़ी पहनकर ये आ जाया करता था और कभी कभी क्या है ये नग्न होकर अपने राज दरबार अपने मंत्रियों के सामने चलता था। तो इसके अय्याश टाइप थे। और इसी के बाद इसको यहाँ पे उपाधि मिली थी खलीफा की। खलीफा की उपाधि धारण करने वाला मुबारक खिलजी था। अब मुबारक खिलजी की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है 1320 ईस्वी में, नहीं 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? खुसरो खां के द्वारा। खुसरो खां के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है और खुसरो खां को यहाँ पे उपाधि मिलती है पैगंबर। पैगंबर की उपाधि धारण करने वाला खुसरो खां। इसके बाद 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में इसने मुबारक फिरोज खिलजी को जो है मार दिया। इसके बाद 5 सितंबर 1320 ईस्वी में खुसरो खां की हत्या कर दी जाती है गाजी मलिक के द्वारा, जिसको गाजी मलिक या तुगलक गाजी भी कहते हैं। तो इसके द्वारा 15 सितंबर 1320 ईस्वी में हत्या कर दी जाती है। और गाजी मलिक क्या है, एक गियासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। तो यह था तुगलक वंश। अब यहीं से स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर तुगलक वंश। और तुगलक वंश में कौन कौन से यहाँ पर शासक थे? गियासुद्दीन तुगलक महत्वपूर्ण शासक है। इसी के द्वारा पर तुगलक वंश की स्थापना करी गई थी। तो तुगलक वंश, इसका जो रियल नाम था वो गाजी मलिक था, या कह सकते हैं तुगलक गाजी था। तो जब इसने हत्या कर दी, इसको खुसरो खां को पराजित कर दिया जाता है। पराजित करने के बाद गियासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करने के बाद ये राजगद्दी पर बैठ जाता है। तो कब बैठता है? 8 सितंबर 1320 ईस्वी को ये राजगद्दी पर बैठ जाता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले तुगलक वंश। तो मिलते हैं।